मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू, आपका हमारे आज के इस वीडियो के अंतर्गत स्वागत है। इससे पहले कि वीडियो के अंतर्गत हमने जो संकुल यौगिक हैं उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने के लिए विभिन्न पद कौन से हैं, कौन से आवश्यक हैं, उसके बाद में कि चुंबकीय गुण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी हम किस प्रकार से व्याख्या करते हैं के बारे में अध्ययन किया है। उसके बाद जो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति है, मोलर प्रवृत्ति है, काई एम का निर्धारण हम गॉय मेथड के आधार पर किस प्रकार से करते हैं के बारे में अध्ययन किया है। आज हम उसी कड़ी के अंतर्गत इसके आगे का भाग जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु हैं। सबसे पहले है कि जो संकुल यौगिक बनते हैं वे उच्च चक्रण युक्त होते हैं, वे निम्न चक्रण युक्त होते हैं। तो उच्च चक्रण युक्त कब बनते हैं और निम्न चक्रण युक्त कब बनते हैं, और उन उच्च चक्रण वाले और निम्न चक्रण वाले संकुल यौगिकों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि एक कंडीशन है ये, हमें हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्स कब प्राप्त होते हैं कि यदि ये जो चीज़ है ये वाली पाई और डेल्टा ओ जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो अष्टफल के संकुल यौगिकों में डेल्टा ओ यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेंगे कि डेल्टा ओ इज़ लेस देन पाई, कि युग्मन ऊर्जा की तुलना में डेल्टा ओ का मान कम है तो हमें हाई स्पिन उच्च चक्रण वाले संकुल यौगिक प्राप्त होंगे। और यदि इसका ठीक रिवर्स है कि डेल्टा ओ जो है का मान कम है किसकी तुलना में, पाई की तुलना में, तो हमें क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मान, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वाले संकुल यौगिक बनेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं कि डेल्टा ओ का मान, CFSE का मान यदि ज़्यादा होगा तो ये जो अंतराल है डी कक्षकों की स्प्लिटिंग का जो अंतराल है वो ज़्यादा होगा, और अगर ज़्यादा होगा तो पाई यानी कि युग्मन पहले होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ बाद में जाएगा। और यदि ये मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन पहले क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन पहले इसमें चला जाएगा उच्च कक्षक में ऊर्जा वाले में, अर्थात हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स प्राप्त होंगे। तो यही चीज़ इसके अंतर्गत बताई गई है। तो एक स्थिति ऐसी होती है इनके अंतर्गत कि हाई स्पिन व लो स्पिन वाले जो संकुल यौगिक हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, यहाँ पर कि दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो देखिए कौन से हैं। सबसे पहले ये इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स आयन है FeH2O6+2 आयन। तो ये जो FeH2O6 कॉम्प्लेक्स आयन है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है और पैरामैग्नेटिक प्रकृति का होता है। लेकिन इसके साथ ही ये जो है FeCN6-4 कॉम्प्लेक्स आयन ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है और ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। क्यों होता है ये अपन ने समझ लिया, क्योंकि ये प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है, ये दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग का प्रभाव पड़ता है। तो यदि अपन इनके बीच में कि डेल्टा ओ के बढ़ते हुए मान के साथ ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार से होता है, कौन सी लो स्पिन हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें डेल्टा ओ के अष्टफल के संकुल यौगिकों के लिए किया गया है ये कि डेल्टा ओ के बढ़ते हुए मान के साथ ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार का होता है, तो हमें निम्न एक ग्राफ प्राप्त होता है, चित्र प्राप्त होता है। तो इस चित्र में देखिए कि यहाँ पर ये है कि इस क्रॉसिंग बिंदु पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का, इसके साथ में ये जो क्रॉसिंग बिंदु है, इस क्रॉसिंग बिंदु के ऊपर उनके ऊर्जा का अंतराल शून्य है, जीरो है, नहीं के बराबर है। अर्थात यहाँ पर ये जो अवस्थाएं हैं वो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होती है। कौन सी, हाई स्पिन व लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की जो अवस्थाएं हैं वो। और इस चित्र को हम कहते हैं टानाबे-सुगानो डायग्राम के नाम से जानते हैं, अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए कि किस प्रकार से ऊर्जा परिवर्तन होता है। क्रॉसिंग के बिंदु के ऊपर दोनों ये जो हैं वो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में पाई जाती हैं। उसके बाद में हमारा जो अगला बिंदु है वो इसके अंतर्गत है कि
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सिंपल है ये भी। देखिए इसके अंतर्गत एक छोटा सा चित्र बना हुआ है। यहाँ पर है टेम्परेचर और इधर है चुंबकीय आघूर्ण। ये एक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर इस प्रकार से कि Fe के साथ में फिनेंथ्रीन 2 एंड NCS, तो इसके साथ में 2। ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है, इस कॉम्प्लेक्स के साथ में अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर जब टेम्परेचर का मान कम है तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान भी कम है। अर्थात यहाँ पर क्या अवस्था है, कौन सी अवस्था है कि इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है। अर्थात हमें यहाँ पर इस परिस्थिति में वो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापक्रम बढ़ने के कारण हमें ये इस प्रकार से कि उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। अर्थात यहाँ पर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जिस प्रकार से आप इस चित्र में देख रहे हैं कि कम ताप के ऊपर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन अधिक ताप पर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण का मान यहाँ हमें कम प्राप्त होता है, यहाँ पर हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। उसके बाद हमारा जो अगला बिंदु है वो है यहाँ पर कि पीरे क्यूरी ने 1895 में एक नियम दिया जिसे हम क्यूरी नियम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है ये कि जो संकुल यौगिक हैं उनके अनुचुंबकीय मोलर प्रवृत्ति का परम ताप के साथ में क्या संबंध है को इस प्रकार से संबंधित किया कि काई m बराबर C/T, जहाँ पर C बराबर है क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी नियतांक, और इसका मान होता है n² μ²/3r, जहाँ पर n² अवोगाद्रो नंबर है, म्यू बराबर चुंबकीय जो आघूर्ण है वो है, r बराबर गैस कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो काई m है वो है अपना मोलर अनुचुंबकीय प्रवृत्ति और T बराबर परम ताप। देखिए इसके अंतर्गत कि जो पदार्थ है उस पदार्थ के लिए कि टेम्परेचर और 1/काई के मध्य अपन एक ग्राफ खींचते हैं तो अलग अलग जो सब्सटेंस है उनके लिए हमें इस प्रकार का कर्व प्राप्त होता है। इसमें देखिए जो ये जो लाइन है आपकी, ये है क्यूरी नियम के लिए, अर्थात ऐसे पदार्थ जो कि अनुचुंबकीय तनु चुंबकीय पदार्थ होते हैं, और ये है आपके दोनों के दोनों ऐसे B और C उन पदार्थों के लिए है जिनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनके विनिमय के कारण अव्यवस्था उत्पन्न होती है। अर्थात B जो है वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए और C जो है वो है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत कि जो मैग्नेटिक डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं वे इस क्यूरी नियम की पालना करते हैं, लेकिन B और C जो कि तनु नहीं होते हैं, चुंबकीय तनु नहीं होते हैं, वे इस क्यूरी नियम के बजाय हम उसके लिए संशोधित क्यूरी नियम लागू करते हैं जिसकी वे पालना करते हैं। तो काई m बराबर C/T-θ। तो यहाँ पर ये जो है काई m C/T-θ ये संशोधित क्यूरी नियम कहलाता है, और इस संशोधित क्यूरी नियम जो है वो B और C यानी कि फेरो और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके लिए ये लागू होता है। यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपका कर्व चित्र, तो इसमें TC यानी कि यहाँ से जहाँ पर जो लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं उनके लिए विनिमय प्रारंभ होता है इस तापक्रम से नीचे, उसको हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, और विपरीत लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए जो विनिमय प्राप्त होता है अपने को वो होता है आपका TN कहलाता है, नील टेम्परेचर कहलाता है। इसके बाद में हमारा जो अगला बिंदु है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके लिए आगे सारे यूनिट के अंतर्गत हम इसके बारे में
लगातार अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले है एलएस कपलिंग क्या है। एलएस कपलिंग है कि जितने भी जो पैरामैग्नेटिज्म गुण प्रदर्शित करते हैं कोई भी संकुल यौगिक, वे मुख्य रूप से 3 उनमें कारक होते हैं। एक तो पहला कारक ये होता है कि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। उसके बाद में नंबर 2 है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट आदि अवस्था उसकी क्या है, जिसके बीच में जो ऊर्जा का अंतराल है विभिन्न अवस्थाओं के बीच में वो केटी के क्रम का हो। और तीसरा जो है वो सी पॉइंट के लिगेंड के द्वारा उत्पन्न वैद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता क्या है। इन 3 बिंदुओं के ऊपर उसका पैरामैग्नेटिज्म निर्भर करता है। यदि हमारे पास में केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो उस एक इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण मूवमेंट है उसके कारण से जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो होगा म्यू एस बराबर जी अंडर रूट एस प्लस 1। ये जैसा कि लिखा गया है समीकरण नंबर 1 के अंतर्गत स्मॉल एस बराबर है, क्योंकि यहाँ कैपिटल एस है लेकिन ये स्मॉल एस है, एस बराबर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर बराबर हाफ, और जी बराबर है लांडे स्प्लिटिंग कांस्टेंट, और इसका मान एक इलेक्ट्रॉन के लिए जी का मान ये 2.0023 पाया जाता है। नेक्स्ट है इसके लिए कि एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू एल यानी कि कक्षीय कोणीय संवेग के कारण उत्पन्न चुंबकीय जो आघूर्ण होगा वो होगा अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 के आधार पर, जैसा कि समीकरण नंबर इसके अंतर्गत 2 में शो कर रखा है, हम उसको याद कर सकते हैं। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है ये आपका। लेकिन यदि बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु हो तो उस बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को उसकी व्याख्या करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी है देखिए इसके अंतर्गत। नंबर 1 पहली है, ये यहाँ पर दे रखा है कैपिटल एल की कक्षीय क्वांटम संख्या। तो ये जो कक्षीय क्वांटम संख्या है वो कक्षीय क्वांटम संख्या कौन सी, L1 L2 L3, ये तो है L1 L2 कक्षीय क्वांटम संख्याओं के सदिश योग को हम कैपिटल L यानी कि कक्षीय क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। उसके बाद में कि ये जो कक्षीय क्वांटम संख्याएं हैं इनका क्रम h/2 पाई के क्रम का होता है, अर्थात इस गुणांक में ये कैपिटल L का मान होता है। फिर उसके बाद में है कैपिटल S बराबर क्या है, वही कुल, ये था आपका कुल कक्षीय कोणीय संवेग, ये कुल कक्षीय कुल चक्रण कोणीय संवेग। तो इसे जो आपका है वो किसका सदिश योग होता है, इस प्रकार से कि जो चक्रण क्वांटम संख्या है S1 S2 S3 इत्यादि इनका सदिश योग, और ये होता है n/2 के क्रम का, जिसमें n बराबर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद में जो अगला बिंदु है वो ये है इसके अंतर्गत कि यदि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो L और S, स्मॉल l और स्मॉल s के योग से हमें नई क्वांटम संख्या J प्राप्त होती है, जिसमें J का मान L प्लस S से L माइनस S होगा। तो L प्लस S क्या है, L प्लस S टू L माइनस S, तो L प्लस S L प्लस हाफ से L माइनस हाफ होगा यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो। लेकिन ये जो कैपिटल L एंड S के संयुक्त होने से हमें कैपिटल J का मान प्राप्त होगा। तो ये जो कैपिटल J है वो क्या होगा, इस प्रकार से L प्लस S टू L माइनस S, L प्लस S पहली अवस्था, दूसरी होगी L प्लस S माइनस 1, फिर L प्लस L प्लस S माइनस 2, और लास्ट में हो जाएगा L माइनस S। तो ये विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं जिनके अंदर ऊर्जा का अंतराल अत्यंत कम पाया जाता है। उसके बाद अगला जो बिंदु है कि यदि हमारे पास में
S की बजाय L का मान ज़्यादा है कि L इज ग्रेटर देन S, देन टोटल जो मान होंगे वे होंगे हमारे पास में संभावित मान होंगे वो 2S+1 होंगे। और यदि L का मान जो है S का मान ज़्यादा है L की तुलना में, तो हमें 2L+1 जो थे संभावित मान वो इसके अंतर्गत प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से जो L और S है उनके ऊर्जा के मान में कम अंतर होता है, अतएव L के प्रत्येक मान के लिए कम ऊर्जा अंतर के बहुक मल्टीप्लेट स्तर प्राप्त होते हैं जो कि J के भिन्न मानों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से जो L और S है के संयुक्त होने को हम LS युग्मन कहते हैं, अर्थात इसे दूसरा नाम और भी है रसेल सैंडर्स युग्मन कहते हैं। यह युग्मन विभिन्न प्रकार की अन्योन्य क्रिया के सापेक्ष परिणाम पर निर्भर करता है। इसके आगे का पार्ट हम हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया है कि किसी प्रकार का कोई संदेह, कोई डाउट हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपना मैसेज डाल करके पूछ सकते हैं, उसका समाधान किया जा सकता है। धन्यवाद।